अस्सलामु अलैकुम सामीन, दारुशऊर की किताब द सीक्रेट यानी कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफा है रोंडा बायरन और मुतरजम है मोहम्मद अख्तर। सामीन, दारुशऊर सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और आप जानते हैं कि अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम इसके एक नए बाब ताकतवर अमल का मुताला करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर जो वाइटल लिखते हैं, बहुत से लोग अपने आप को हालात में फंसा और कैद महसूस करते हैं। उस वक्त आपके जो भी हालात हैं वो सिर्फ मौजूदा हकीकत है और ये मौजूदा हकीकत उस वक्त तब्दील होना शुरू हो जाएगी जब आप इस अजीम राज को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आपकी मौजूदा हकीकत या जिंदगी आपकी उन सोचों का नतीजा है जो आप सोच रहे हैं। आप जिस वक्त सोचों और एहसासात को तब्दील करना शुरू करेंगे तो सब कुछ तब्दील होने लगेगा। क्रिश्चियन डी लॉर्सन का कहना था, एक आदमी अपनी जिंदगी को खुद बदल सकता है और अपनी किस्मत का खुद मालिक बन सकता है। एक ऐसी हकीकत है जिसको हर दिमाग समझ सकता है जो दुरुस्त सोचों की ताकत से मुकम्मल तौर पर आगाह हो। लीजा निकोलस लिखती हैं, अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच तब्दील करना होगी। आप जब भी अपने डाक के डब्बे या लिफाफे को देखते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि इसमें बिल होगा और वाकई इसमें बिल होता है। आप रोजाना बिल के बारे सोचते हुए घर से निकलते हैं। आप इससे ज्यादा की तवक्को ही नहीं रखते। आप वाजिबात के बारे में सोचते हैं और वाजिबात ही की उम्मीद करते हैं और फिर आपको वाजिबात का ही बिल मिलता है जो आपको दिखाता है कि वो आपको मिल गया है, ताकि आप ये न सोचें कि आप पागल दीवाने हैं। आप रोजाना अपनी सोचों की तस्दीक करते हैं। क्या डाक में किसी वाजिबात का बिल ही है? जी हाँ, वाजिबात का ही बिल है। क्या डाक में किसी वाजिबात का बिल है? जी हाँ, और यही सिलसिला चलता रहता है। जेम्स रे कहते हैं, अक्सर लोग जब अपने मौजूदा हालात की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, मैं तो बस ऐसा ही हूं। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसे थे, अब नहीं है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा रकम नहीं है, या आपके पास ऐसे रिश्ते नहीं जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस ज्यादा अच्छी नहीं। ये आप नहीं है। असल में ये आपकी उन सोचों और अफाल का नतीजा है जो आप माजी में रखते थे। हम मुसलसल इन बची खुची सोचों और अफाल में रहते हैं जो हम माजी में रखते थे। अगर आप अपनी मौजूदा हालत को देखते रहते हैं और खुद ही इसको इसी तरह बयान करते हैं तो आप खुद को तबाह कर लेते हैं और आपका मुस्तकबिल भी मौजूदा हालत जैसा ही रहता है। बुद्धा ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोचों का नतीजा है। तशक्कुर का अजीम अमल। डॉक्टर जो वाइटल लिखते हैं, अपनी जिंदगी को तब्दील करने का आगाज करने के लिए आप इस वक्त क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करें कि ऐसी चीजों की एक फहरिस्त तैयार करें जिन पर आप शुक्रगुजार और एहसानमंद हों। ये आपकी तवानाई को तब्दील करेगी और आपकी सोचों को तब्दील करना शुरू कर देगी। चूंकि इस मश्क से पहले आपको इन चीजों पर तवज्जो देना होगी जिनसे आप महरूम हैं। आपको शिकायत और मिसाइल होंगे, लिहाजा जब आप ये मश्क करेंगे तो आप एक मुख्तलिफ समत में जाएंगे। आप इन तमाम चीजों पर शुक्रगुजारी का आगाज करेंगे जो आपके पास हैं और जिनकी मलकियत पर आप खुशगवार महसूस करते हैं। मार्सी शेमोफ कहते हैं, एहसानमंदी और शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी में कामयाबियां लाने का बेहतरीन तरीका है। डॉक्टर जॉन ग्रे एक माहिर नफ्सियात हैं, लिखते हैं, हर शख्स जानता है कि अगर उसकी बीवी उसके छोटे छोटे अच्छे कामों को सराहे और उनकी तारीफ करे तो वो क्या करना चाहेगा? वो मजीद ऐसे काम करना चाहेगा। ये सारा कमाल तारीफ और सराहे जाने का है। ये चीजों को अंदर लाता है, ये मदद देता है। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी लिखते हैं, हम जिस चीज के बारे में भी सोचते हैं और जिस चीज का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसको अपने पास ही लाते हैं। वेल्थ ट्रेनर और स्पेशलिस्ट ली ब्रोवर लिखते हैं, मेरे ख्याल में हर इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा जरूर आया होता है जब वो कहता है, सब काम खराब हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक मर्तबा हमारे खानदान में कोई मसला हो गया, मुझे एक पत्थर मिला और मैं इसे पकड़कर बैठ गया। मैंने ये पत्थर लिया और इसे अपनी जेब में डाल लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो किसी ऐसी चीज के बारे में सोचूंगा जिस पर मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। चुनाचे मैं सुबह के वक्त सोकर उठता तो इस पत्थर को अलमारी से निकालता और उसे जेब में डालकर उन चीजों के बारे में सोचता जिस पर मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए था। मैं रात को क्या करता, मैं जेब को खाली करता और दोबारा इसे वहीं रख देता।
इस अमल के हवाले से मेरा तजर्बा हैरान कुन है। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने ये पत्थर मेरे पास देखा तो हैरानी से पूछा, ये क्या है? मैंने जब उसे इस बारे में बताया तो उसने इस पत्थर को संगे शुक्र करार दे दिया और 2 हफ्तों बाद मुझे जनूबी अफ्रीका में उसकी ईमेल मौसूल हुई जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा बीमारी से मर रहा था जो कि हेपेटाइटिस की एक किस्म है। उसने मुझसे 3 अदद संगे शुक्र भेजने की दरखास्त की। ये बिल्कुल आम सा पत्थर था जो मुझे रोज एक सड़क के किनारे से मिला था, लिहाजा मैंने उसे पत्थर भिजवाने की यकीन दहानी करा दी। मैंने सोचा कि इसे कुछ नायाब किस्म के पत्थर भिजवाए जाएं, लिहाजा मैं नदी पर गया और वहां से चंद खूबसूरत तरीन पत्थर चुने और इसे भिजवा दिए। पत्थर भेजने के तकरीबन 4 हफ्तों बाद मुझे एक और ईमेल मौसूल हुई जिसमें उसने लिखा था कि मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है और उसकी बीमारी खत्म हो गई है। उसने मजीद लिखा कि हम फी पत्थर $10 के हिसाब से अब तक 1000 पत्थर संगे शुक्र के तौर पर फरोख्त कर चुके हैं और इससे जितनी भी रकम इकट्ठी हुई है वो हमने अतिया कर दी है। आपका बहुत शुक्रिया। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक संगे शुक्र हो। अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस तरीके को इनकलाबी रंग दिया जिसके तहत हम वक्त, खला और कशिश शकल को देखते हैं। आइंस्टाइन के नाकिस पसमंजर और नाकिस आगाज को देखा जाए तो इंसान हैरान होता है कि उसने इस कदर बड़े बड़े काम किस तरह कर लिए। दरअसल आइंस्टाइन को अजीम राज के बारे में पता चल गया था और उसने इस पर शुक्रिया अदा किया। वो रोजाना सैकड़ों मरतबा शुक्रिया अदा करता था। उसने इन तमाम अजीम साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया था जो अपनी खिदमात में उससे आगे थे। इस अमल ने उसको इस काबिल बनाया कि वो अपने काम के हवाले से मजीद सीखे और मजीद कामयाबियां हासिल करे और आखिरकार वो तारीख के अजीम साइंसदानों में से एक बन गया। वो लम्हा जब मैंने अजीम राज को दरियाफ्त किया और अपने इस इल्म को दुनिया के साथ शरीक करने का ख्वाब देखा तो मैंने अपने हर उस दिन का शुक्रिया अदा किया जिसमें मैंने अजीम राज के हवाले से DVD मुकम्मल की और जो दुनिया के लिए खुशियों का खजाना लेकर आए। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि हम इस इल्म को किस तरह पर्दा स्क्रीन पर लाएंगे, लेकिन मुझे एतमाद था कि हम इस हवाले से कोई तरीका अपनी तरफ खींच लेंगे। मैंने अपनी तवज्जो मरकूज रखी और नतीजा आने तक इसको बरकरार रखा। मैंने शुक्रगुजारी के एहसास को पेशगी अपनी रूह की गहराई में महसूस किया और जब मैंने इसे अपने वजूद की हालत में तब्दील कर लिया तो तिलिस्म और जादू के एक सैलाब का दरवाजा हमारी जिंदगियों में खुल गया। अजीम राज तैयार करने वाली मेरी टीम और मेरे अंदर शुक्रगुजारी का यह एहसास आज तक मौजूद है और हम अपने दिल और रूह की तमाम तर गहराइयों के साथ इसे आज तक महसूस करते हैं। हम एक ऐसी टीम बन गए जो हर लम्हे शुक्रगुजारी और एहसानमंदी से सरशार रहती थी और यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। ज़हनी तस्वीर कशी एक ताकतवर अमल। ज़हनी तस्वीर कशी एक ऐसा अमल है जिसकी सदियों से लेकर आज तक तमाम अजीम असातिज़ा और अवतार तालीम दे रहे हैं। आज के अजीम असातिज़ा भी इसकी तालीम देते हैं। चार्ल्स हानेल अपनी 1912 में लिखी गई किताब द मास्टर की सिस्टम में ज़हनी तस्वीर कशी पर मलिका हासिल करने के लिए 24 हफ्तावार मशकों के बारे में बताते हैं। ज़हनी तस्वीर कशी के इस कदर ताकतवर होने की वजह यह है कि जिस वक्त आप अपने जहन में ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें आप खुद को किसी ऐसी चीज के साथ देखते हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस किस्म की सोचें और एहसासात जमा कर रहे होते हैं जिसमें आप महसूस करते हैं कि आपने वो चीज हासिल कर ली है। ज़हनी तस्वीर कशी दरअसल तस्वीर की शक्ल में सोचों को मरकूज करने का एक ताकतवर तरीन तरीका है जो इस तरह के ताकतवर एहसासात पैदा करता है। डॉक्टर डेनिस वैटली लिखते हैं, मैंने ज़हनी तस्वीर कशी के अमल को अपोलो प्रोग्राम से लिया और 1980 और 90 की दहाई में इसको ओलंपिक प्रोग्राम में शामिल किया था। इसे विजुअल मोटर रिहर्सल करार दिया गया। जब आप जहन में तस्वीर बनाते हैं तो आप इसको मादी शक्ल में लाते हैं। यहाँ हम आपको दिमाग के बारे में एक दिलचस्प चीज बताते हैं। हमने जब ओलंपिक एथलीट्स की तरबियत शुरू की तो हमने इन्हें कहा कि वो मुकाबले के तस्वुर को अपने जहन में चलाएं, यानी वो तस्वुर करें कि जैसे वो ओलंपिक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। हमने उनके साथ जदीद बायोफीडबैक के आलात लगा दिए। हैरानकुन तौर पर पता चला कि जब वो ट्रैक पर दौड़ रहे थे तो उनके बिल्कुल वही पट्टे बिल्कुल इसी तरतीब के साथ काम कर रहे थे जिस तरह उनके जहन की तस्वीर कशी में थे। ऐसा किस तरह हुआ? ये इसलिए हुआ कि दिमाग इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि आप वाकई ऐसा कर रहे हैं या महज आपने जहन के जरिए इसकी तस्वीर कशी की है। माइक डॉली लिखते हैं, जब आप किसी चीज की जहनी तस्वीर कशी करते हैं तो यकीन करें कि आपको इस चीज की तस्वीर मिल जाती है और आपने अपने जहन में बनाई थी। बस इसके लिए यह जरूरी है कि आप हर सूरत में आखिरी नताज तक जाएं। यहाँ एक मिसाल है। इसी वक्त अपने हाथों की पुष्ट की तरफ देखें। अपने हाथों की पुष्ट को हकीकत में देखें। उनकी जिल्द का रंग, दाग धब्बों, खून की नालियों और नाखूनों को देखें।
उन की तमाम जुजियात पर गौर करें। आंखें बंद करने से कुछ देर पहले उन हाथों और उंगलियों को देखें और फिर इन हाथों को अपनी ब्रांड न्यू कार के स्टीयरिंग व्हील के साथ लपेट लें। माइक डॉली लिखते हैं, जब आप किसी चीज की ज़हनी तस्वीर कशी करते हैं तो यकीन करें कि आपको उस चीज की तस्वीर मिल जाती है जो आपने अपनी जहन में बनाई थी। बस इसके लिए जरूरी ये है कि आप हर सूरत में आखिरी नताइज तक जाएं। यहाँ एक मिसाल है, उसी वक्त अपने हाथों की पुष्ट की तरफ देखें, अपने हाथों की पुष्ट को हकीकत में देखें, उनकी जिल्द का रंग, दाग, धब्बों, खून की नालियों और नाखूनों को देखें, उनकी तमाम जुजियात पर गौर करें। आंखें बंद करके कुछ देर पहले उन हाथों और उंगलियों को देखें और फिर इन हाथों को अपनी ब्रांड न्यू कार के स्टीयरिंग व्हील के साथ लपेट लें। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं, ये एक ऐसा होलोग्रामिक तजुर्बा है कि इस लम्हे में इस कदर हकीकी लगता है कि आपको महसूस ही नहीं होता जैसे आपको कार की जरूरत है, बल्कि आपको ये लगता है कि जैसे ये पहले से आपके पास मौजूद है। डॉक्टर जो वाइटल के अल्फाज आपकी इस हालत को बड़े शानदार अंदाज में बयान करते हैं जब आप जहनी तस्वीर कशी कर रहे होते हैं। फिर जब आप तबई और हकीकी दुनिया में आंखें खोलते हैं तो आपको एक झटका सा लगता है और आपका तस्वुर हकीकत बन चुका होता है। यही वो मकाम है जहां हर शय तख्लीक होती है। जैक कैनफील्ड का कहना है, ये असल में एहसास ही है जो कशिश को तख्लीक करता है, तस्वीर या सोच नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं मस्बत सोच सोचता हूँ या किसी ऐसी चीज की जहन में तस्वीर बनाता हूँ जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ तो इतना ही काफी है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके बावजूद फरावानी, मोहब्बत और लुत्फ का एहसास महसूस नहीं करते तो इसका मतलब है आप कानून कशिश तख्लीक नहीं कर पा रहे। बॉब डोयल कहते हैं, आप अपने अंदर ऐसा एहसास पैदा करते हैं कि आप इस कार में बैठे हैं। क्या ऐसा नहीं है? मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास वैसी कार हो या कभी भी मैं वैसी कार हासिल कर लूंगा, क्योंकि ये ऐसा शदीद एहसास है जो इसके साथ जुड़ा होता है। ऐसा अभी नहीं होता, ऐसा मुस्तकबिल में होगा। अगर आप इस एहसास को कायम रखते हैं तो लाजमी तौर पर मुस्तकबिल में ये हकीकत का रूप धार लेता है। माइकल बर्नार्ड लिखते हैं, अब ये एहसास और ये बसारत अंदरूनी ऐसे खुले दरवाजे में बदलने लगती है जिसके जरिए कायनात की ताकत अपने आप को जाहिर करती है। मुझे नहीं पता कि ये ताकत क्या है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये वजूद रखती है। जैक कैनफील्ड लिखते हैं, हमारा काम ये नहीं कि हम तय करें कि कैसे। अगर आप क्या पर यकीन और ईमान रखते हैं तो कैसे खुद ही आपको अपने दरवाजा दिखा देगा। यहाँ जहनी तस्वीर कशी के हवाले से एक टोटका पेश खिदमत है जो डॉक्टर जॉन डी मार्टिन ने ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस सेमिनार में बताया था। वो बताते हैं कि अगर आप अपने जहन में एक साकित तस्वीर बनाते हैं तो इस तस्वीर पर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा अपनी तस्वीर में बहुत सारी हरकत पैदा करें। इस मकसद के लिए दोबारा अपने जहन में अपने किचन का तस्वुर करें। अब आप तस्वुर करें कि आप किचन में दाखिल होते हैं। आप चलते हुए अपने रेफ्रिजरेटर के पास जाते हैं और अपना हाथ फ्रिज के दरवाजे के हैंडल पर रखते हैं। इसको खोलते और फ्रिज के अंदर देखते हैं। आप इसमें ठंडे पानी की बोतल तलाश करते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोतल को पकड़कर बाहर निकालते हैं। आप इस मौके पर बोतल की ठंडक को अपने हाथों पर महसूस करते हैं। अब आपके एक हाथ में बोतल है और दूसरे हाथ से आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद करते हैं। अब आप अपने जहन में किचन की ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो तफसील के साथ है और हरकत कर रही है। इस तस्वीर को देखना और इस पर नजर जमाए रखना ज्यादा आसान है कि नहीं? ताकतवर अमल हरकत में आता है। मार्सी शमोफ लिखते हैं, जो लोग इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं उनमें सिर्फ एक फर्क होता है। एक तो वो लोग होते हैं जो इस अमल को शौरी तौर पर करते हैं और एक वो लोग होते हैं जो इसको अपनी जिंदगी की आदत में ढाल लेते हैं। दूसरी किस्म के लोग कानून कशिश के अफाल को अपनी आदत बना लेते हैं और वो जहां भी जाते हैं एक जादू उनके साथ होता है, क्योंकि वो इसको इस्तेमाल को याद रखते हैं और इसको सिर्फ एक आध बार नहीं बल्कि हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम आपको दो सच्ची कहानियां सुनाते हैं जिनसे ताकतवर तरीन कानून कशिश का वाज़े तौर पर पता चलता है और जिससे हमें कायनात के अमल की खुदकार जादुई हैसियत का पता चलता है और ये एक जबरदस्त एहसास है। पहली कहानी जैनी नामी एक खातून की है जिसने अजीम राज की एक डीवीडी खरीदी। वो इस डीवीडी को दिन में एक बार जरूर देखती ताकि उसके पैगाम को अपने जिस्म के एक एक रुए और एक एक खुलिये में अच्छी तरह जज्ब कर सके। फिल्म में वो बॉब प्रॉक्टर से अमली तौर पर बहुत मुतासिर हुई और उसने उनसे मुलाकात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक सुबह का वाकया है कि डाकिया जैनी के घर डाक देने आया
तो हैरान कुन तौर पर डाकिये ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक जैनी के घर के पते पर दे दी। जैनी ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक के फासले पर रहता था, और ना सिर्फ ये कि वो उसके घर के करीब रहता था, बल्कि उसके घर का नंबर और जैनी के घर का नंबर भी एक था। जैनी ने फौरी तौर पर डाक उठाई और उसके दुरुस्त पते पर देने के लिए रवाना हो गई। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त वो कितनी खुश होगी जब इसके बेल बजाने पर दरवाजा खुला तो बॉब प्रॉक्टर उसके सामने खड़े थे। बॉब प्रॉक्टर बहुत कम घर पर होते थे और इनका अक्सर वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लेक्चर देते हुए गुजरता था। दूसरी कहानी 10 साला लड़के कॉलिन की है, जिसने अजीम राज की डीवीडी देखी तो इसे वो अजहद पसंद आई। कॉलिन के खानदान ने डिज्नी वर्ल्ड की सैर का एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाया। पहले ही दिन उन्हें पार्क के बाहर तवील कितारों से वास्ता पड़ा। सो इस रात कॉलिन ने सोने से चंद लम्हे कबल सोचा, कल मैं पार्क के तमाम झूलों से लुत्फानंदोज हूंगा और हरगिज कितार में नहीं लौटूंगा। अगले रोज कॉलिन और इसका खानदान पार्क के खुलने पर एप्क्यूट सेंटर के दरवाजे पर खड़े थे। डिज्नी वर्ल्ड के एक मुलाजिम ने बताया कि वो सबसे पहले पार्क में आए हैं, इसलिए उन्हें पार्क में आने वाली पहली फैमिली के तौर पर वीआईपी करार दिया गया। इसके बाद वो पार्क में दाखिल हो गए और एप्कॉट में मौजूद हर बड़े झूले से लुत्फानंदोज हुए। ये सब कुछ कॉलिन की ख्वाहिश से ज्यादा था। इस रोज सैकड़ों खानदान और हजारों अफराद एप्कॉट सेंटर के बाहर खड़े अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कॉलिन को इस बारे में जरा सा भी शुबा नहीं था कि उसके खानदान को फर्स्ट फैमिली के तौर पर क्यों लिया गया। उसे इल्म था कि ये इसलिए हुआ कि उसने अजीम राज को इस्तेमाल किया था। तसव्वुर करें कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ये दरियाफ्त करना किस कदर हैरानकुन तजुर्बा है कि दुनिया को हरकत में लाने की ताकत आपके अंदर छुपी होती है। जेम्स रे कहते हैं, लोग इस प्रोग्राम पर कुछ देर के लिए अमल करते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं, मेरे अंदर जोश भर गया और मैंने इस प्रोग्राम के जरिए अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। असल में बात यह होती है कि सतह के नीचे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा होता है, लेकिन इस किस्म के लोग महज सतह के ऊपर देख रहे होते हैं और कह उठते हैं, इस काम से कोई फायदा नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा होता है। कायनात जब कहती है क्या हुक्म है मेरे आका, तो ये लोग मौजूद ही नहीं होते। जॉन एसार्फ कहते हैं, मैं कानून कशिश के बारे में बखूबी जानता था और इसलिए चाहता था कि इसका इस्तेमाल करूं और देखूं कि क्या होता है। 1995 में मैंने एक चीज तैयार की जिसका नाम मैंने वीएन बोर्ड रखा। मैं जो भी हासिल करना चाहता था उस चीज को अपनी तरफ लाना चाहता था, या जैसे कि एक कार या घड़ी या अपने ख्वाबों का जीवन साथी वगैरह, तो मैं उसकी एक तस्वीर इसके बोर्ड पर लगा देता था। रोजाना जब मैं अपने दफ्तर में बैठा होता तो इस बोर्ड को अपने सामने रख लेता और इस पर लगी तस्वीर को देखने लगता और फिर जहन में इस तस्वीर को मुतहर्रिक शक्ल में तब्दील कर लेता। फिर मैं इस हालत में आ जाता कि जैसे मैंने इस शय को पहले ही हासिल कर रखा है। अब मैं घर तब्दील करने की तैयारी कर रहा था। हमने अपना फर्नीचर और घर का तमाम सामान स्टोर में डाला और फिर 5 साल के अंदर अंदर हमने कोई 3 जगह तब्दील की। आखिरकार मैंने कैलिफोर्निया में घर खरीदा और 1 साल इसको सेट करने और तज़य्युन और आराइश में लगाया। इसके बाद मैंने अपने 5 साल पहले वाले घर से तमाम सामान मंगवा कर इसमें रख लिया। एक रोज मेरा 5.5 साल का बेटा मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ, जहां मेरे कई डिब्बों में से एक डिब्बा दहलीज पर पड़ा था और ये डिब्बा गुज़श्ता 5 साल से मुकफ्फल था। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि उसमें क्या है, तो मैंने उसे बताया कि इसमें मेरे वीएन बोर्ड्स हैं। ये वीएन बोर्ड क्या है, उसने पूछा। मैंने उसे बताया कि ये वो बोर्ड हैं जिन पर मैं अपने तमाम अहदाफ को चस्पा करता हूँ। मैं अपने इन अहदाफ को इन पर चस्पा करता हूँ कि जिनको मैं हासिल करना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर 5.5 साल की उम्र का बच्चा इन बातों को नहीं समझ सकता था। चुनाचे मैंने उसे कहा, मेरी जान, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस तरह तुम समझ सकते हो। मैंने एक डिब्बा खोला और इसमें से एक वीएन बोर्ड निकाला। इस बोर्ड पर मैंने एक ऐसे घर की तस्वीर चस्पा कर रखी थी जिसका मैंने 5 साल कबल ख्वाब देखा था और जहन में उसकी तस्वीर बनाई थी। हमारे सामने हैरत का एक समुंदर था क्योंकि हम बिल्कुल हूबहू वैसे ही घर में रिहाइश पजीर थे। ये बहुत शानदार था। दरअसल मैं अपने ख्वाबों का घर खरीद चुका था और 1 साल से इसमें रह रहा था, लेकिन मुझे इसका इल्म ही नहीं था। मैंने इस घर को देखा और मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। मैं हिचकियां लेकर रोने लगा। मेरे बेटे केनान ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। आखिरकार मैं जान चुका था कि कानून कशिश किस तरह काम करता है। आखिरकार मैं जान चुका था कि ज़हनी तस्वीर कशी कितनी ताकतवर है। आखिरकार मैंने जो कुछ भी पढ़ रखा था और जिसके लिए मैं सारी जिंदगी काम करता रहा था और जिस तरह से मैंने कंपनियां खड़ी की थी, मैं सबको जान चुका था। मैंने अपने घर के लिए भी काम किया था और अपने ख्वाबों का घर हासिल भी कर लिया, लेकिन मुझे इसका पता ही नहीं चला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, तखय्युल ही सब कुछ है।
یہ زندگی کی آنے والی دلکشیوں اور کامیابیوں کی جھلک ہے۔ جیک کینفیلڈ لکھتے ہیں، فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یقین رکھیں کہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، یقین رکھیں کہ آپ اس کے لائق ہیں، اور یقین رکھیں کہ یہ آپ کے لیے ممکن ہے، اور اس کے بعد روزانہ چند منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس احساس کو بھرپور طریقے سے محسوس کریں۔ آپ کے پاس پہلے سے ہی یہ چیز موجود ہے، اس لیے اس پر شکر گزار ہوں۔ شکر گزاری کے اس احساس پر خود کو مرکوز کریں کہ آپ اس سے پہلے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب آنکھیں کھولیں اور ان تمام احساسات کو کائنات میں چھوڑ دیں، اور اس بات پر اعتماد رکھیں کہ کائنات اس کو کس طرح یقینی بنائے گی۔ تلخیص راز نمبر 1، توقعات یعنی امیدیں کشش کی طاقتور قوت ہیں۔ صرف ان چیزوں کی توقع کریں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کی توقع مت کریں جن کو آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ 2، شکر گزاری آپ کی توانائی کو مستقل کرنے اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس کو آپ کی زندگی میں لانے کا ایک طاقتور عمل ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ پہلے ہی موجود ہے اس پر شکر گزار ہوں، آپ مزید اچھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ نمبر 3، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اگر اس کے لیے پیشگی شکریہ ادا کر دیں تو یہ آپ کی خواہشات کو ٹربو چارج کرے گا اور کائنات میں مزید طاقتور سگنل بھیجے گا۔ نمبر 4، ذہنی تصویر کشی ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ اپنے ذہن میں تصویر بناتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں اس پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب آپ ذہنی تصویر کشی کرتے ہیں تو آپ طاقتور سوچوں اور اس قسم کے احساسات کو جمع کرتے ہیں کہ اب آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قانون کشش اس حقیقت کو بالکل اسی طرح آپ کی طرف لوٹاتا ہے جس طرح آپ نے اسے اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے۔